हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ल्हासा की ओर, जो कि राहुल संगत्यायन की द्वारा लिखी गई कथा है। अब इसमें हम बताते हैं कि पाठ का सार क्या है, उस कहानी में क्या क्या दृश्य बताए गए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले पॉइंट आएगा हमारा कि नेपाल तिब्बत मार्ग। अब प्रस्तुत यात्रा वेदांत्र में उस समय का वर्णन है जब फरी करेट पोर्ट का रास्ता नहीं खुला था। मतलब तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। अब इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया और कई फौजी मकान जो थे वो गिर चुके हैं। तो अब तिब्बत का जो सामाजिक जीवन है उसे हम बताते हैं कैसा है। यहाँ पर्दा प्रथा यानी कि जाति पाति छुआछूत आदि ना होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या खुद बना सकता है। पहले क्या होता था, जब लोगों को यात्रा करने जाते थे तो वो कहीं ना कहीं रुकने के लिए स्थान ढूंढते थे, या उन्हें जब कुछ खाना पीना होता था तो वो जब किसी भी जो हम उनके घर जो दूसरे लोग वहाँ रहते थे उनसे वो क्या करते थे, अपना सामान देकर उनसे वो चीज़ें बनवा लेते थे, या तो वो खुद भी बना सकते थे। तो निम्न श्रेणी के जो भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते थे, और वहाँ मक्खन हो गया, सोडा और नमक देने पर उन्हें क्या करते थे, चूड़ी में मत कर मतलब दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के जो टोंटीदार बर्तन होते हैं उनमें रखकर वो दिया जाता था। अब लेखक की यात्रा भी ऐसे ही कहीं शुरू होती है। तो कैसी होती है लेखक की यात्रा, तो देखते हैं। लेखक की यात्रा एक प्रत्यक्ष चीनी किले से शुरू हुई थी। अब उस समय एक तिब्बती आदमी जो था वो राहदारी यानी यात्रा करने का कर जो होता है वो मांगने आया था। अब लेखक ने अपनी और अपने साथी जो सुमिति हैं उसकी चिटे यानी कि जो पर्चे होते हैं उन्होंने उसको वो दे दी थी। अब सुमिति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोडला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते पर एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब निर्जल स्थल डांडे दांडे जो होता है वो तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था और यह स्थान निर्जन है, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है। अब लोगों को काम बना रहता था, तो यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते थे, उसके बाद देखते थे कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं है। अब तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है और सरकार जो है वो खुफिया जो विभाग है वो पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। अब हथियार के संबंध में वहाँ कोई कानून भी नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक पिस्तौल लाठी की जो है वो लेकर घूमते हैं। चूंकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय भी नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती तो वे अपनी टोपी उतार कर और जीभ निकाल पर वहीं की भाषा में कुची कुची दया 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। मतलब इस तरह से उन्होंने अपना वेश बना लिया कि लगे कि वो भीख मांगने वाले हैं। अब इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये दोनों जो थे 2 घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय वो डांडे पर पहुंच गए। अब लेखक जो था वो अपना रास्ता भटकता है कैसे? अब सर्वोच्च स्थान पर स्थिति डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान है। अब इसके आगे उतराई थी। लेखक जो थे वो लड़कोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। अब लेखक रास्ता पूछ पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमिति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठना पड़ रहा था। अब मंगोला का मुंह वैसे ही लाल होता है, अब गुस्से के कारण सुमिति का जो मुंह था वो और भी लाल हो रहा था। अब यहाँ से इन लोगों को तिड़ी भी जाना था। अब कुछ सामान पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। त्रिड़ी का मैदान। अब त्रिड़ी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम त्रिणी समाधि गिरी था। यहाँ पर सुमिति के तो अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़ों की बत्तियों के डंडे मतलब जो गंडे होते हैं उसमें डंडे में बांधकर बनाया गया एक धार्मिक चिन्ह होता है,
उसे बनाकर दिया। अब वहाँ से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहाँ से सुमिति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहाँ अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। जागीरदारी का प्रचलन होता था वहाँ। अब तिब्बती जो थे वो ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। अब इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों जो बिहार होते हैं उनकी देखरेख में है। अब ये जो जागीरदार हैं वो बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। अब मुखिया भिक्षु जो हैं वो नमसे कहा जाता है उन्हें, उससे वे मुलाकात करते हैं। अब शेखर बिहार की खेती के मुखिया जो भिक्षु नमसे हैं बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिकमंगे के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे जो है उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कि जो बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, जो मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियां थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। लेखक का आसन वहीं लग गया। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गया और सुमिति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः त्रिडी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। ये था हमारा ल्हासा की कहानी। अगले वीडियो में आप इसके प्रश्न और उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद।